Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India's neighborhood first policy. ये आर्टिकल कहता है कि this policy has largely failed. तो देखते हैं, सबसे पहले समझेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में एंड देन वील सी कि इससे रिलेटेड क्या करंट चैलेंजेस आ रहे हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसके अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य है टू strengthen India's relation with immediate neighborhood countries like Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Myanmar, Nepal and Sri Lanka. तो बेसिकली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ संबंध अच्छे रखना, ये लक्ष्य है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत. इसमें म्यांमार के साथ भी हम रिलेशंस को अच्छा रखने पे फोकस करेंगे, बट म्यांमार इज एसेंशियली नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, सो म्यांमार कोर में नहीं होगा, कोर इंटरेस्ट में नहीं होगा इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो आप देख रहे हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मेन लक्ष्य है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमारे संबंध को अच्छा रखना. साउथ एशियन कंट्रीज में सारे देशों का नाम है एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अब हम लोग पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखें ऐसा हमारा कोई लक्ष्य है नहीं. पहले था, लेकिन अब इंडिया इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव गुड टाइज विथ पाकिस्तान. वो भी देखेंगे क्यों. अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की शुरुआत की बात करें तो इस आइडिया को पहली बार प्रपोज किया गया था साल 2008 में, और इसको इम्प्लीमेंट करने के तरफ कंक्रीट एक्शंस लेना शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. तो आप कह सकते हैं कि विथ बिगिनिंग ऑफ मोदी रिजीम, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्टार्टेड टू गेट इम्प्लीमेंटेड इन कंक्रीट मैनर. और इसी कारण से कहा जाता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोदी डॉक्ट्रिन. तो क्यों हमें ऐसा लगता है या हम ऐसा मानते हैं कि विथ बिगिनिंग ऑफ मोदी रेजीम, पीएम मोदी रेजीम इन 2014, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी गॉट इट्स फर्स्ट कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशनल स्टेप. वो इसलिए क्योंकि साल 2014 में पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्होंने जितने भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं साउथ एशिया के, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया टू पार्टिसिपेट इन हिज स्वेरिंग सेरेमनी, जो हुआ था 26 मई 2014 को. तो जो पहली बार स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे नेबरहुड कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस खराब होने लगे, और इसके पीछे कारण आप जानते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्टेड बाय पाकिस्तान इन इंडिया. जब उरी अटैक हुआ भारत में 2016 में, उसके बाद भारत ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ अब प्रॉक्सिमिटी मेंटेन नहीं करेंगे. सिंस देन इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया, कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे साउथ एशिया में, बाकी देशों के साथ हम अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेंगे और पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट करेंगे साउथ एशिया में. तो एक तरफ हम फॉलो कर रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दूसरे तरफ हमारी एक और पॉलिसी स्टार्ट हुई, आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया. तो नतीजा ये हुआ कि अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में थोड़ा परिवर्तन आया है. अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विथ नेबरहुड कंट्रीज इन साउथ एशिया एक्सेप्ट पाकिस्तान. और यही कारण है कि जब दूसरी बार स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2019 में, तो उसमें फिर से हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया गया नेबरिंग कंट्रीज के, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया गया. तो भारत का अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू नेबरिंग कंट्रीज आपको समझ आ रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू नेबरिंग कंट्रीज, जब हम देखते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन उसमें हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए इन साउथ एशिया. अब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी,
इसमें क्या चैलेंजेज आ रहे हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में? आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही है कि अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारे लिए स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजिक गोल है टू आइसोलेट पाकिस्तान। और अगर हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है तो बाकी देशों के साथ हमें एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाए रखना होगा। जब बाकी देश हमारे तरफ ग्रेविटेट करेंगे, हमारे तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, तभी जाकर के पाकिस्तान आइसोलेट होगा। लेकिन हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एज फार एज आवर गोल टू आइसोलेट पाकिस्तान इन साउथ एशिया इज कंसर्न, उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में या ओवरऑल उसके आउटकम्स में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 4 मुख्य चैलेंज इस आर्टिकल में बताया गया है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पहला, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज खासकर बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जिस तरीके का पॉलिटिकल टर्मोइल मचा हुआ है, वो टर्मोइल जनरली एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फोमेंट कर रहा है। बांग्लादेश में तो आजकल स्थिति बहुत खराब है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इज ऑन ऑल टाइम हाई। ऐसा ही कुछ माइंडसेट नेपाल में भी है। पिछले कुछ सालों से, पिछले 5-6 सालों से नेपाल के अंदर भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इज हाई, और इस कारण से बांग्लादेश और नेपाल में भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो फेल होती हुई दिख रही है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि भारत का ये जो 2 लक्ष्य है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना और पाकिस्तान को आइसोलेट करना, ये कामयाब हो पाए। तो चाइना इस कारण से अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर बनाए रखता है थ्रू इट्स चेकबुक डिप्लोमेसी। अपने मनी पावर की मदद से चाइना कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग साउथ एशियन कंट्रीज टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसमें काफ़ी हद तक चाइना हैज़ बीन सक्सेसफुल इन हैविंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो बांग्लादेश नेपाल में पॉलिटिकल टर्मोइल मचा हुआ है। श्रीलंका मालदीव में चाइना का फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ चाइनाज चेकबुक डिप्लोमेसी। नेपाल के अंदर भी चाइना का चेकबुक डिप्लोमेसी काफ़ी हद तक काम कर रहा है। उसके अलावा कोलैप्स ऑफ सार्क, साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनाई गई थी 1985 में, जिसका नाम था सार्क। सार्क के बारे में भी आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सार्क प्लेटफॉर्म के कारण जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथ मिलता था, बिकॉज सार्क वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू कोऑर्डिनेट विद अदर नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया। लेकिन सार्क प्लेटफॉर्म हैज़ बीन अबैंडन्ड सिंस 2014। 2014 से सार्क की कोई मीटिंग हुई नहीं है, और इस कारण से भी भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। चौथा, वीक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन। इस आर्टिकल में बताया गया कि भारत इंटीग्रेट तो करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, लेकिन ओनली इन केस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया, आ गया नेपाल में, या श्रीलंका के अंदर सुनामी हो गया, तो उस केस में, या श्रीलंका के अंदर सुनामी तो नहीं आया था, श्रीलंका के अंदर साइक्लोन का इम्पैक्ट हुआ था, मैसिव साइक्लोन हिट हुआ था श्रीलंका के अंदर लास्ट ईयर। तो ऐसे मामलों में भारत तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट के सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाता है भारत, कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए या उनकी डिफेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए कोलैबोरेट करके। इस तरीके का इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट में चाइना भारत को डोमिनेट करता है एज फार एज इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट विथ नेबरिंग कंट्रीज इज कंसर्न। तो ये सब एक मामला है कंसर्न का, जिस कारण से चाइना का रिलेशन बाकी देशों के साथ मजबूत होता जा रहा है, और भारत सिर्फ केस बाय केस, वो भी क्राइसिस वाले केसेस में कोऑर्डिनेट करता है। इस कारण से भारत का जो रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है। सो दीज आर सम एरियाज ऑफ कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन। हम बात कर रहे थे सार्क की, कि सार्क 2014 से उस सार्क प्लेटफॉर्म की कोई समिट हुई नहीं है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसको कोई कंक्रीट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है फॉर कमिंग अप विथ सम सॉलिड मैकेनिज्म।
तो सार्क समिट है क्या, इसके बारे में ब्रीफली देखते हैं, ये भी जरा समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि वाई सार्क समिट हैव नॉट बीन हेल्ड सिंस 2014। देखिए, सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया के जो 8 देश हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ये सार्क प्लेटफॉर्म बनाया गया 1985 में। सार्क चार्टर साइन किया गया ढाका में ऑन 8 दिसंबर, जिसको सार्क चार्टर डे भी माना जाता है, और इसके साथ ही सार्क प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो गई। शुरुआत में इसके सार्क के 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान was allowed to join SARC later on in 2005। तो अफगानिस्तान is considered as the newest member of SARC। SARC का हेडक्वार्टर है इन काठमांडू, नेपाल। सार्क प्लेटफॉर्म पिछले 10-12 सालों से अबैंडन्ड है। उसके पीछे बड़ा कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस। हुआ क्या कि 18 सार्क समिट हुई काठमांडू, नेपाल में 2014 में। उसके बाद 19 समिट होने वाली थी 2016 में इन इस्लामाबाद। 2-2 साल पे सार्क की समिट हुआ करती थी। तो 2016 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में 19 समिट होने वाली थी सार्क की। लेकिन उसके पहले उरी टेरर अटैक हुआ भारत में, और उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू किए। इंडिया ने तो सबसे पहले ये सार्क समिट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। बाकी अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी इन्फ्लुएंस किया भारत ने कि आप सार्क समिट में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगा नहीं, टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने सार्क समिट, जो 19 सार्क समिट होने वाली थी 2016 में, उसमें ना खुद पार्टिसिपेट किया ना किसी और देशों को पार्टिसिपेट करने दिया बाय इन्फ्लुएंसिंग देम। तो सार्क समिट वाज कॉल्ड ऑफ। अब उरी अटैक के बाद से पाकिस्तान के तेवर और जो हैं तीखे हो गए। उसके बाद से कई सारे और सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स हुए भारत में। जैसे पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, पहलगाम अटैक हुआ 2025 में, और 2019 में एक और बात हुई जब भारत ने स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को चेंज किया। तो पाकिस्तान को ये बात बहुत खराब लगी। पाकिस्तान को लगता है कि उसका भी से है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के मामले में अगर कोई भी डिसीजन लेता है भारत, तो पहले पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में ले करके ऐसा फैसला ले। लेकिन ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग है, उसका फैसला भारत ले सकता है। उसके लिए उसको किसी से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है नहीं, कम्युनिकेट करने की जरूरत है नहीं। तो हमने ऐसा ही किया 2019 में, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया। पाकिस्तान टुक ऑफेंस फ्रॉम इट, और उसके बाद से पाकिस्तान ने और ज़्यादा हॉस्टिलिटी क्रिएट करनी शुरू कर दी अगेंस्ट इंडिया। टेरर अटैक्स करा ही रहा है, और पॉलिटिकल लेवल पे भी पाकिस्तान इंडिया को क्रिटिसाइज करता रहा है। पाकिस्तान tries to project India as a country which does not respect rights of its minorities, और उसमें वो टर्की का खूब इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान और टर्की एक नेक्सस डेवलप करके भारत के इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से जब भारत पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ गई, तो सार्क समिट का पहला जो समिट 19 समिट जो अबैंडन हुआ, उसके बाद से 2016 वाला समिट अबैंडन हुआ, उसके बाद से सार्क समिट हुई ही नहीं। पहले तो भारत ने सार्क समिट में इसलिए नहीं पार्टिसिपेट किया क्योंकि ये समिट इस्लामाबाद में होने वाली है, इसलिए 19 समिट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर धीरे धीरे भारत ने ये बात सोची कि सार्क में चूंकि पाकिस्तान भी एक मेंबर है, तो सार्क प्लेटफॉर्म को ही अबैंडन कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के रिलेशंस नहीं रखने हैं। And this is how India refused to participate in successive SARC summits as well. And this is how SARC was abandoned. And this is why it is said that SARC is dead. And perhaps it is India that killed SARC. Because SARC प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान भी है, और हम किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। प्लस हम नहीं चाहते कि कोई और देश भी साउथ एशिया का पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करे। सो दिस इज वाई सार्क इज डेड। बट इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि सार्क के डेड होने के कारण भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। अब सार्क के डेड होने के बाद भारत का अप्रोच कैसा है साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर के? तो भारत एक तरफ पॉलिसी फॉलो कर रहा है ऑफ आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया, दूसरे तरफ इंडिया इज डेवलपिंग सब रीजनल ग्रुपिंग्स
सब रीजनल ग्रुपिंग्स इन साउथ एशिया का हमारा मतलब है कि साउथ एशिया के बाकी देशों के साथ भारत अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव प्लेटफॉर्म्स इन साउथ एशिया विच इज सार्क माइनस पाकिस्तान या साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान। तो हम वो तमाम प्लेटफॉर्म्स या कोऑर्डिनेशन एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पे पाकिस्तान नहीं है, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिससे हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी कंक्रीट तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए, प्लस आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान का हमारा लक्ष्य भी पूरा हो पाए। इसी डायरेक्शन में भारत ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं साउथ एशिया माइनस पाकिस्तान या सार्क माइनस पाकिस्तान डायरेक्शन में। भारत ने 2017 में सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया। उस सार्क सैटेलाइट की मदद से बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं दे कुड अवेल बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट पाकिस्तान वाज नॉट अलाउड टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस सार्क सैटेलाइट। BBIN प्लेटफॉर्म, भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हैज बीन साइंड। बिम्स्टेक, सासेक जैसे रीजनल ग्रुपिंग जो साउथ एशियन कंट्री जिसके मेंबर हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है भारत, लेकिन सार्क को हम अब चाहते हैं कि वो रिवाइव ना हो। तो जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे 2017 में, जब ताज़ा ताज़ा हमने सार्क के मीटिंग्स को में पार्टिसिपेट करना बंद किया था, उसी वक्त उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था बाय सेइंग दिस दैट सार्क इज ए जाम्ड व्हीकल। मतलब ही इंडिकेटेड दैट इंडिया इज हैविंग नो इंटरेस्ट इन रिवाइवल ऑफ सार्क एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन अप्रोच वेयर we will have coordination with our neighboring countries except Pakistan. So India is following currently the policy of SAARC minus Pakistan. Neighborhood first policy तो हमारा है ही। We are also looking for isolation of Pakistan. तो ये सब हमारे कुछ लक्ष्य हैं इन फॉरेन पॉलिसीज। अब हमने एक सब रीजनल ग्रुपिंग की बात की बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक के बारे में तो मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा आपको बताया है। इसमें इसके मेंबर्स जैसे मैंने बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के। सासेक के बारे में मैंने कभी बताया नहीं है। सासेक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने हिंट्स भी दे दिया है ताकि सासेक के बारे में यहाँ पे आपको और नॉलेज मिल जाए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर ये सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। जितने भी आइडियाज़ मैंने डिस्कस किए उसके बेसिस पे आप इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट CPI इन्फ्लेशन इन जनवरी 2026 एज पर न्यू CPI सीरीज। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर आपको CPI WPI इन्फ्लेशन कैलकुलेशन आता है तो ये आपको आर्टिकल पूरा पूरा समझ आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को मैंने क्लास में सिखा दिया है, ये वाला टॉपिक हो गया है कि कैसे CPI कैलकुलेशन कैलकुलेट होता है, या जिन्होंने खुद के लेवल पे भी पढ़ा है वो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको थोड़ा वेट करना होगा इस आर्टिकल को पूरी तरह से समझने के लिए। जिनका हो गया है CPI कैलकुलेशन जो समझते हैं वो इस बात को रिकॉल करने की कोशिश करें जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स it gives us understanding of increase in prices at retail level with respect to base year, right? CPI हमें महंगाई का अंदाजा देता है at retail level with respect to base year, and CPI inflation gives us understanding of increase in price या prices at retail level in current year with respect to previous year. Fine, I hope you are able to recall these statements from the classroom discussion. तो एक बात तो तय है कि CPI या CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में हमें बेस ईयर की जरूरत होती है। अभी तक CPI या CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में जो बेस ईयर इस्तेमाल किया जा रहा था वो था ईयर 2012। 2012 सीरीज वाज बीइंग फॉलोड टिल नाउ। अब CPI कैलकुलेशन वाली जो एजेंसी है NSO, which comes under Ministry of Statistics and Program Implementation, it has adopted a new CPI series with base year 2024, और इस न्यू CPI सीरीज की मदद से पहली बार CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके रिलीज किया गया है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। तो नया बेस ईयर है 2024, और इसके साथ ही पहली बार जनवरी 2026 के लिए इस नए बेस ईयर के साथ इन्फ्लेशन निकाल करके दिया गया है रिटेल लेवल पे।
तो अब यह है सीपीआई का डाटा जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक का। तो अगेन क्लासरूम डिस्कशन की बात याद कीजिए, सीपीआई के ग्राफ जो हैं वो 12 महीनों के लिए 12 अलग अलग ग्राफ होंगे। बेस ईयर के जनवरी मंथ में, यानी कि 2024 के जनवरी मंथ में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बाउंड टू बी 100, राइट। तो नया बेस ईयर है 2024, हम जनवरी महीने की बात कर रहे हैं, तो बेस ईयर में जनवरी महीने में इंडेक्स इज 100। जनवरी 2025 में द इंडेक्स इंक्रीज टू 101.67। इसका मतलब जनवरी 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन थी 1.67% एज पर द न्यू बेस ईयर। जनवरी 2026 का इंडेक्स है 104.46। इसका मतलब यह है कि बेस ईयर के तुलना में जनवरी 2026 में, यानी कि जनवरी 2024 के मुकाबले जनवरी 2026 में रिटेल लेवल पे चीज़ों के दाम 4.46% बढ़े हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन की जब हम बात करेंगे तो इस साल का इंडेक्स जनवरी 2026 का इंडेक्स और जनवरी 2025 के इंडेक्स के बेसिस पे महंगाई निकाली जाएगी। तो जनवरी 2026 का इंडेक्स है 104.46, जनवरी 2025 का इंडेक्स है 101.67। सो द इन्फ्लेशन वुड बी, इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, एन इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026 as per the new base year and new CPI series comes out to be 2.75%। यही न्यूज है। तो क्लासरूम डिस्कशन को यहाँ से रिलेट करके देखिए। आई होप यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस। जिनको भी कैलकुलेशन आता है वो ये सब रिलेट कर पा रहे होंगे। आई होप आपको ये सारी बातें याद होंगी कि सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए बेस ईयर लेना होता है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स की लिस्ट बनानी होती है, उन इंपॉर्टेंट आइटम्स को वेटेज भी असाइन किया जाता है। तो जो नया सीपीआई सीरीज शुरू हुआ है 2024 में, बेस ईयर तो है उसका 2024, ठीक है, बेस ईयर 2024 है। साथ ही साथ द सीपीआई बास्केट में जो आइटम्स की लिस्ट है उसको भी एक्सपैंड किया गया है। नाउ 358 आइटम्स आर कंसिडर्ड, अर्लियर देयर वर 299 आइटम्स। 299 आइटम्स में से पहले 259 आइटम्स वेयर गुड्स एंड 40 आइटम्स वेयर सर्विसेज, राइट। अब गुड्स की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 308 एंड सर्विसेज की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 50। पहले ओवरऑल क्लासिफिकेशंस जो गुड्स एंड सर्विसेज की थे वो 6 कैटेगरीज में थे। अब नए सीरीज के हिसाब से टोटल 12 क्लासिफिकेशंस कर दिए गए हैं। पुराना जो सीरीज था उसमें आउटडेटेड आइटम्स के भी दाम ट्रैक किए जाते थे, जैसे कैसेट्स, सीडीज एंड ऑल। ये जो नया सीरीज है इसमें नए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं इनके दाम को ट्रैक किया जा रहा है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड ऑल। कैसेट सीरीज के दाम को ट्रैक नहीं किया जा रहा। तो टाइम टू टाइम सीरीज बदला जाता है, आइटम्स बदले जाते हैं इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द करेंट सिनेरियो। अगर हम देखें क्या बदलाव किया गया है पुराने और नए सीरीज में, तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपने देख लिया कि 299 से बढ़ाकर के 358 कर दिया गया है। बट अगर अलग अलग आइटम्स के वेटेज की हम बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज पहले 45% के आसपास था, 46। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 36.75। सिमिलरली फॉर पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट द वेटेज हैज स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम 2.38 टू 2.99। क्लोथिंग एंड फुटवेयर का भी वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। हाउसिंग की अगर हम बात करें तो अर्लियर हाउसिंग कैटेगरी का वेटेज था 10% के आसपास। अब हाउसिंग में बाकी सारी चीजें भी इंक्लूड कर दी गई हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑल। एंड ओवरऑल हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इन सब का वेटेज हो गया 17.67%। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about application of AI in different fields, important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का रिलीज हुआ है उसने बताया कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सक्सेस देखा जा रहा है, बट दैट सक्सेस इज नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ चिप डिजाइनिंग या सेमी कंडक्टर, यानी कि फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट में सिर्फ वो एआई सक्सेस नहीं देखा जा रहा है। एआई रिलेटेड सक्सेस देखा जा रहा है इन
सॉल्विंग रियल लाइफ वर्ल्डली प्रॉब्लम्स ऑल्सो, रियल लाइफ चैलेंजेज ऑल्सो। उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है, कहता है कि इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि एआई जो है भारत में ग्राउंड लेवल पे रियल चैलेंजेस को रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ केयर में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एआई टूल जैसे कि निर्माई एक नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एआई टूल है जो थर्मल इमेजिंग करके ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। Cure.ai, इट एनालाइजेज एक्सरेज एंड सिटी स्कैन्स। तो एक्सरे एंड सिटी स्कैन आपने करा लिया मान लीजिए, लेकिन अब उसके बेसिस पे क्या बीमारियां हैं वो डिटेक्ट करने के लिए भी तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा। क्योर एआई जो है वो एक्सरे और सिटी स्कैन को खुद स्टडी करके डिटेक्ट कर सकता है कि क्या बीमारियां हैं। राइट फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस टू लंग कैंसर कैन बी प्रेडिक्टेड बाय क्योर एआई। तो जिन एरियाज में हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है उस एरिया में क्योर एआई जैसे जो एआई टूल्स हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। एआई स्टड एआई स्टड क्या करता है कि लंग्स या हार्ट के साउंड को कन्वर्ट करता है इनटू विजुअल वेव फॉर्म, जिससे दूर बैठा कोई डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल भी आप एआई स्टेट की मदद से अपने लंग्स के या हार्ट के साउंड को वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूर बैठा कोई हेल्थ प्रोफेशनल भी उसकी मदद से आपका लंग्स या हेल्थ को समझ सकता है कि वो हेल्दी है या नहीं। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ एआई इन द एरियाज ऑफ हेल्थ केयर है। एग्रीकल्चर के फील्ड में कॉटन एस, ये सब नाम याद रखेंगे तो मेंस में बहुत काम आएगा। एआई कहां कहां रियल ग्राउंड वर्क पे काम कर रहा है। कॉटन एस फॉर पेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड पेस्ट एडवाइस स्पेशली फॉर कॉटन क्रॉप। वो कॉटन क्रॉप के आप इमेजेस खींच दीजिए पूरे अपने कॉटन फील्ड में, वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि कहां कहां पे पेस्ट लग रहे हैं और कहां कहां पे पेस्टिसाइड की जरूरत है। निको रोबोटिक्स, एआई रोबोट विद कंप्यूटर विजन टू डिटेक्ट पेस्ट एंड वीड्स ओवरऑल। किसी भी फील्ड में, जैसे जो कॉटन एस करता है मेनली कॉटन फील्ड में, निको रोबोटिक्स जनरली डज इट फॉर एनी अदर एग्रीकल्चरल फील्ड। क्रॉपिन, क्रॉपिन एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जो ओवरऑल फार्म मॉनिटरिंग करके एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसकी मॉनिटरिंग करके आपको सजेस्ट करता है कि यहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाना चाहिए। व्हाट क्रॉप वुड बी कंसिडर्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो सजेस्ट करता है क्रॉपिन। एजुकेशन के लिए पढ़ाई विथ एआई, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो स्कूल लेवल पे इंटीग्रेट कराया जा रहा है कई सारे स्टेट्स में। जैसे राजस्थान सरकार ने इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया है स्कूल लेवल पे, ताकि बच्चों की पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो डेवलप हो पाए। हर बच्चा कितना सीख रहा है, वो अलग अलग एरियाज में कितना सीख रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बन रही है, वो सब पढ़ाई विथ एआई की मदद से उस पर ट्रैक रखा जा सकता है। रॉकेट लर्निंग एक एआई चैटबॉट है जिससे बच्चों के छोटे छोटे क्वेरीज जो हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। बेलागावी स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, ये एआई इनेबल्ड इकोसिस्टम है जहाँ पे कई सारी किताबें हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, डिजिटल बुक्स हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, ताकि बच्चों की रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो। तो ये सब अलग अलग एरियाज में एआई का ग्राउंड एप्लीकेशन है। मेंस में दिस आर्टिकल कुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इसी डायरेक्शन में इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात की है कि एआई जो है भारत में सिर्फ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज नहीं डेवलप कर रहा है, ग्राउंड प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडियन एडुकेटर रूबल नागी हैज बीन अवार्डेड विद ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। इनको $1 मिलियन का अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज इनको मिला ड्यूरिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई। द ग्लोबल टीचर प्राइज was presented by James Education organized by वार्के फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को। रूबल नागी जी की अगर बात करें तो सी इज नोन फॉर हर इनोवेटिव वर्क यूजिंग आर्ट बेस्ड एजुकेशन टू टीच चिल्ड्रेन इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, टीच चिल्ड्रेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। उन्होंने 800 से भी ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स डेवलप किए हैं इन 100 लो इनकम कम्युनिटीज एंड विलेजेस, जहाँ पे बच्चों को आर्ट फॉर्म्स सिखाए जाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है, सब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वंदे मातरम से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड वंदे मातरम मस्ट बी मैंडेटरीली सॉन्ग इन ऑल स्कूल्स। मैंडेटरीली वर्ड के कारण गलत हो गया है, स्कूल्स में सजेस्ट किया गया है। द गाइडलाइंस क्लैरिफाई दैट वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया मस्ट बी प्लेड आफ्टर नेशनल सॉन्ग, ये भी गलत है। इट हैज टू बी प्लेड बिफोर नेशनल सॉन्ग इफ बोथ ऑफ देम हैव टू बी प्लेड टुगेदर। Speaker of Lok Sabha can be removed from office by passing a resolution
by a majority of all the then members of the House and 14 days notice. This is right. While resolution for his removal is under consideration, the Speaker is entitled to preside. This is wrong. Private member bill can be introduced by even member of parliament from ruling party. हाली शर्त यह है कि वो एग्जीक्यूटिव ना हो, यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. पॉलीआर्किस गार्बेनेसिस तो हिमालयन फायर एंट होगा. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.